हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको बेल एप्लीकेशन को तैयार करना है, कौन से ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो बेल एप्लीकेशन में आपकी मदद करेंगे उसको तैयार करने में। क्योंकि जब भी आप अगर न्यू एडवोकेट हैं, आपने प्रैक्टिस पहले नहीं की है, किसी जूनियरशिप कर रहे हैं या फिर लीगल इंटर्न हैं, अगर आपके काउंसिल सीनियर काउंसिल आपसे ये कहते हैं बेल एप्लीकेशन तैयार करके लाइए, तो आप वहाँ पर उस एप्लीकेशन को नहीं तैयार कर पाएंगे, क्योंकि आपने अभी तक कोई ऐसी बेल एप्लीकेशन तैयार ही नहीं की है। अगर आपने पहले किसी बेल एप्लीकेशन को पढ़ा है तो आपको पता होंगे कि ये कॉमन पॉइंट है जो कि बेल एप्लीकेशन में बेल लगाते समय किसी भी एक्यूज की वो लगते हैं, तो आप उस बेल एप्लीकेशन को तैयार कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप उसे तैयार नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इस वीडियो में बेल एप्लीकेशन पर चर्चा करने वाले हैं, डिटेल में समझेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट है जो हमेशा बेल एप्लीकेशन में लगाने ही होते हैं। और बेल के प्रोविज़न आप सभी को पता है, 437 से लेकर 439 तक सीआरपीसी में देखने को आपको मिलते हैं। वहाँ पर भी उन सेक्शंस को भी आपको पढ़ना है जब आप बेल एप्लीकेशन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट तो वहीं से निकल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे कॉमन पॉइंट है जो आप बेल एप्लीकेशन में लिखेंगे। सबसे पहले आपको आई होप आपको फॉर्मेट पता हो किस तरीके से करना है बेल एप्लीकेशन को तैयार। अगर नहीं पता है तो सबसे पहले कोर्ट का नाम, इन द कोर्ट ऑफ श्री, जिसकी भी कोर्ट है उनका नाम लिखिए, डेजिग्नेशन लिखिए। उसके बाद आपको बेल एप्लीकेशन नंबर लिखना है, अगर नहीं है तो आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद इन द मैटर ऑफ, मैटर क्या है तो वो केस का नाम वर्सेस सो एंड सो, जो आपका केस का नाम है। उसके बाद आपको राइट साइड में आपको क्या लिखना है, FIR नंबर, अंडर सेक्शन, डेट ऑफ हियरिंग, ये लिख के और मोस्ट रिस्पेक्टफुल सो विद, इस तरीके से लिख के आपको पहला पॉइंट क्या लिखना है। आपको जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ आपको यह ध्यान में रखना है कि वो आपके केस से रिलेट करे, तभी आप उसको लिखिएगा। कुछ ऐसे पॉइंट है जो रिलेट करेंगे और कुछ ऐसे पॉइंट है जो कॉमन होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, दैट द एक्यूज्ड एंड अप्लीकेंट, अब ओब्लिक करके अप्लीकेंट लिख सकते हैं, दैट चार्जशीट इन द प्रेजेंट केस हैज़ ऑलरेडी बीन फाइल। यानी कि जब भी किसी केस के अंदर चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो इन्वेस्टिगेशन का कोई पर्पज़ नहीं है, आगे जो भी डिटेल है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो आ चुके हैं कोर्ट के समक्ष। तो आप अगर आपके केस में भी चार्जशीट फाइल हो चुकी है कि जो भी डॉक्यूमेंट कोई नेसेसरी नहीं है, तो आप इस लाइन को मेंशन कर सकते हैं अपनी बेल एप्लीकेशन के अंदर। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, दैट द अप्लीकेंट, और ऑब्लिक में एक्यूज कर सकते हैं या केवल अप्लीकेंट भी लिख सकते हैं, हैज़ क्लीन एंटीसीडेंट, नो प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट। यानी कि उसका कोई भी पहले का किसी भी प्रकार से वो किसी भी क्राइम में शामिल नहीं था, और वो किसी भी तरीके से और पुराने उसने कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है। यही उसका जो है पहला ऐसा क्राइम है और जिसमें वो बेल मांगना चाहता है। अगला पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट, दैट ऑल द मटेरियल डॉक्यूमेंट एंड एविडेंस इज ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड and under the possession of the court and therefore there is no possibility of tampering and influencing the witness। यानी कि सभी डॉक्यूमेंट सभी गवाहों की गवाही से रिलेटेड आ चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। अब यहाँ पर किसी भी तरीके की ना तो विटनेस के साथ उसको इंड्यूस किया जा सकता है, ना किसी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है जब ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे जितने भी मटेरियल डॉक्यूमेंट है, ये आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, दैट द अप्लीकेंट हैज़ फॉल्सली इम्प्लीकेटेड इन द प्रेजेंट केस एज द अप्लीकेंट वाज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट एंड द एलिगेशन वाज कम्प्लीटली फॉल्स एंड बेसलेस। यानी कि जिस समय पर इंसिडेंट हुआ था उस समय पर ये एक्यूज था ही नहीं, इसको गलत तरीके से फंसाया गया है। जो ये केस है बेसलेस है, इसका कोई बेस ही नहीं है, झूठा फंसाया गया है, यह ये पॉइंट कहता है।
अगला पॉइंट क्या कह रहा है, दैट द अप्लीकेंट और ऑब्लिक एक्यूज्ड इज रेडी टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि जब भी कोर्ट को ज़रूरत पड़ेगी, वो जो एक्यूज है, वो जो अप्लीकेंट है, वो हाजिर होगा उस इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने के लिए, जब कभी भी ज़रूरत पड़ेगी कोर्ट को या फिर पुलिस अधिकारी को जो कह रहे हैं कि इसे इन्वेस्टिगेशन में इनकी ज़रूरत पड़ेगी फ्यूचर में, या टीआईपी नहीं हुई है कुछ भी, तो उसमें वो जो है शामिल हो जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिख सकते हैं आप, दैट द अप्लीकेंट हैविंग नो केस इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर उसके अगेंस्ट में कोई केस भी पेंडिंग नहीं है तो उससे रिगार्डिंग भी आप यहाँ पर सेंटेंस लिख सकते हैं। अगर कोई केस पेंडिंग है तो उसको आप मेंशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये तो ड्यूटी बनती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, वही बताएंगे कि आपके अगेंस्ट केस चल रहा है। नहीं, अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी नहीं लिखना। आपको ये लिखना है मेरा किसी भी केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर नहीं है तो उस चीज़ को आपको नहीं लिखना है। अगला पॉइंट क्या है, दैट द अप्लीकेंट इज रिस्पेक्टफुल पर्सन ऑफ हिज लोकेलिटी एंड रनिंग ऑटोमोबाइल शॉप एट ए द्वारका। इस तरीके से जिस भी जगह पर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। एंड द ओनली ब्रेड अर्निंग ऑफ हिज फैमिली मेम्बर, और आप इकलौते अगर हो अपने पूरे परिवार का जीवन यापन करने के लिए आप ही उनके कर्ता धर्ता हो, कमाते हो, खिलाते हो पूरे परिवार को, तो ये वर्ड और ये सेंटेंस जो है बहुत ही ज़रूरी है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर टीआईपी के रिगार्डिंग अगर आपकी टीआईपी भी कंप्लीट हो चुकी है या कंप्लीट नहीं हुई है तो पीपी साहब जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो इस पॉइंट को रखेंगे या फिर आईओ साहब इस पॉइंट को रखेंगे। अगर हो चुकी है तो आप इस चीज़ को भी मेंशन कर सकते हैं, दैट द अप्लीकेंट और ऑब्लिक करके एक्यूज टीआईपी कंप्लेनेंट इज फेल टू आइडेंटिफाई द एक्यूज्ड। यानी कि जब टीआईपी हुई थी उस समय पर जिसको ये अपराधी बनाया गया है इस केस में, जो विटनेस थे उसने इस एक्यूज को कहीं पर भी मतलब आइडेंटिफाई नहीं किया है कि यही अपराधी था, इसलिए भी मुझे छोड़ दिया जाए बेल के ऊपर। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, दैट द एक्यूज्ड इन ए जुडिशियल कस्टडी। अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में है, कब से वो कस्टडी में है, अगर ज़्यादा समय हो गया है तो वो मेंशन कीजिए, अभी करंट में गया है तो आप मेंशन कर सकते हैं एज यू विश, जैसा आप चाहें। उसके बाद अगला पॉइंट है, दैट द केस प्रॉपर्टी हैज़ ऑलरेडी बीन रिकवर्ड एंड नथिंग इज़ टू बी रिकवर फ्रॉम हिम एंड नो पर्पस वुड बी सर्व बाय कीपिंग द एक्यूज्ड विद हार्डेंड क्रिमिनल्स। यानी कि जो वेपन जिसका इस्तेमाल किया गया था किसी भी क्राइम को करने के लिए, उस वेपन की रिकवरी हो चुकी है, लेकिन वो रिकवरी मेरे से नहीं हुई है, किसी और एक्यूज से हुई है, और जो वेपन रिकवर हुआ है वो मेरे से रिकवर नहीं हुआ है, तब भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं। और मुझे औरों की तरह जो क्रिमिनल्स हैं उसकी तरह ट्रीट ना किया जाए और मुझे जेल में ना रखा जाए। उसके बाद अगला पॉइंट आप कह सकते हैं, दैट द अप्लीकेंट इज़ रेडी टू अबाइड बाय कंडीशन इम्पोज बाय द कोर्ट। अब यहाँ पर अगर जब भी कोर्ट आपकी बेल को ग्रांट करेगी तो विद कंडीशन भी कर सकती है और विदाउट कंडीशन भी कर सकती है, वो आपके केस के नेचर पर डिपेंड करता है, क्या ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस आपने किया है उसके बेसिस पर। तो बाय द कोर्ट एंड रेडी टू फर्निश द साउंड श्योरिटी, यानी कि आपके पास श्योरिटी है तो आप यह भी कोर्ट से कह सकते हैं कि मुझे बेल मिलती है तो पर्याप्त श्योरिटी जितनी आप डिमांड करते हैं मैं देने के लिए तैयार हूँ, एंड इन केस ऑफ ग्रांटिंग ऑफ ए बेल। अब सेक्शन 437 में कुछ कंडीशन दी गई हैं, वो आपको रीड आउट करनी है, जिसमें कि बहुत सी कंडीशन है कि आपको आउट ऑफ स्टेट नहीं जाना है, बिना कोर्ट की परमिशन से इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करना है, और बहुत सी कंडीशन दी है। इसके अलावा 438 और 439 इस सेक्शन को सीआरपीसी के आपको ज़रूर पढ़ना है, जो कि रिलेवेंट है, बेल के रिगार्डिंग है, और आपको उसको पढ़ना ही होगा। तो आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप चाहते हैं
तो मैं ये जो है पॉइंट्स आपको जो है अपने चैनल पर दे दूँगा, आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।